हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, टेट, सुपर टेट, लेखपाल या पुलिस, आपके लिए दोस्तों ये वीडियो उपयोगी साबित हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्षा की बूंदों का जो आकार होता है दोस्तों, वो गोलाकार क्यों होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं, इसके गोलाकार होने का क्या कारण है। जो वर्षा की बूंदें होती हैं वो गोलाकार क्यों होती हैं। क्या सेंता के कारण होता है ऐसा, या गुरुत्व के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, या प्रत्यास्थता के कारण। किसके वजह से बूंदों का आकार गोलाकार होता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है एक्सरे की खोज किसने की है। एक्सरे की खोज किसने की। एक्सरे की खोज किसने, क्या बैकरल ने की, मैडम क्यूरी ने की, रोंटगन ने, या लेवोजियर ने। एक्सरे की खोज किसने की। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों रोंटगन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये कई बार एग्जाम सीटेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। टेट सीटेट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है भारत में सूचना का अधिनियम कब आया। क्या वर्ष 2001 में, 2005 में, 2002 में, या 2009 में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2005। एनसी जो सूचना का अधिकार है ये आया है दोस्तों 15 जून 2005 को। पूरी डेट भी पूछी जा सकती है दोस्तों, 15 जून 2005। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 2005। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है किसी दो देशांतर के बीच का समय कितना होता है। दो देशांतरों के बीच का समय कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दो देशांतर हैं, इनके जो बीच की जो दूरी है इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसके ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे नाम दिया जाता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। पहले इसका सही उत्तर बता देता हूँ कि जो दो देशांतर हैं इनके बीच का जो समय होता है दोस्तों वो होता है 4 मिनट का। सही उत्तर होगा सी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है डायोप्टर, जो डायोप्टर होता है ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि डायोप्टर निम्नलिखित में से किसकी एसआई मात्रक है। ये किसका, ये डायोप्टर से क्या मापा जाता है। क्या लेंस की क्षमता, प्रकाश की तीव्रता, या लेंस की फोकस दूरी, या ध्वनि की तीव्रता। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लेंस की क्षमता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है तारों का टिमटिमाना, जो तारे टिमटिमाते हैं दोस्तों ये किसकी वजह से टिमटिमाते हैं। ऐसा क्वेश्चन है कि तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है। क्या प्रकाश का परिक्षेपण है, या वायुमंडलीय परावर्तन है, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, या वायुमंडलीय अपवर्तन है। किसकी वजह से तारों का टिमटिमाना, मतलब तारे टिमटिमाते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वायुमंडलीय अपवर्तन। कुछ लोग दोस्तों इसमें जा रहे होंगे विकल्प बी के साथ, तो ये गलत है। इससे क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है मृग मरीच का। ये मृग मरीक्षा भी कई बार पूछी गई है। ये क्या होता है कि रोड पर हम चलते हैं तो हमें ये पानी सा भरा हुआ दिखता है कि कहीं शायद पानी भरा हुआ है, ऐसा उथला हुआ प्रतीत होता है। यही क्या है दोस्तों मृग मरीचिका। ऐसी किसके कारण बनती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। तो ये अपना उत्तर नहीं होगा दोस्तों। अब पूछा गया था तारे किसकी वजह से टिमटिमाते हैं, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। का सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। ये हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये कई बार पूछा गया है दोस्तों, इसको इंपॉर्टेंट लगाएं। ये हिस्ट्री से कई बार क्वेश्चन उठा है, हर एग्जाम में देखने को मिल सकता है आपको। प्लासी का युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। पहले तो यही पूछा जाता रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 23 जून 1757 को। ये डेट भी कई बार पूछी गई है। 1757 को ये युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच हुआ था, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के जो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ा गया था। 1757 को लड़ा गया था।
इसमें थोड़ा सा धोखा हुआ था। क्या धोखा हुआ था कि मीर जफर था, मीर जफर, ये वाला मीर जफर ने अंग्रेजों से मतलब किससे, क्लाइव से दोस्ती कर ली। बोला कि आग अगर हमें बंगाल का नवाब बनाते हैं, बंगाल का गवर्नर बनाते हैं, तो हम सिराजुद्दौला से गद्दारी कर देंगे, मैदान में हथियार नहीं डालेंगे। तो इन दोनों के बीच जब ये समझौता हो जाता है, तो इसी धोखे की वजह से सिराजुद्दौला हार जाता है दोस्तों, और इसमें अंग्रेज़ों की जीत हो जाती है और मीर जफ़र को अगला नवाब बना दिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा गया था। पूछा गया था प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये साइंस से है और ये कई बार एग्जाम में छपा है दोस्तों, यहाँ से इंपॉर्टेंट लगा इस प्रश्न को। एक नंबर जरूर ट्रेंड करेगा इस स्लाइड से। आर्द्रता का मापन किसके द्वारा किया जाता है? आर्द्रता क्या हाइड्रोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, इलेक्ट्रोमीटर से? इन चारों विकल्प में चार क्वेश्चंस बने हैं और चारों कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लैक्टोमीटर से दोस्तों क्या नापते हैं? दूध। कहीं भी वर्ड आता है दोस्तों लैक्टो, आप दूध को पकड़ के चलेंगे, कभी गलत नहीं होगा। लैक्टो देखो, लैक्टोमीटर, लैक्टोबैसिलस, है ना, ये सारी चीज़ें लैक्टो से बनता है दूध। हाइग्रो, हाइग्रो मीन्स दोस्तों क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 8, हाइग्रो मानी क्या होता है? आपेक्षिक आर्द्रता। हाइग्रो से बात करेंगे तो आर्द्रता चली जाएगी दोस्तों, आर्द्रता। हाइड्रो की अगर हम बात करेंगे तो आपेक्षिक घनत्व। हाइड्रो से मतलब बात करेंगे क्या होता है? घनत्व होता है। और बैरोमीटर से बात करेंगे वायुमंडलीय दाब, है ना। ये चार क्वेश्चन हैं दोस्तों, चारों क्वेश्चन कई बार एग्जाम में छपे हैं। लैक्टोमीटर से दूध नापते हैं, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापते हैं, हाइड्रोमीटर से घनत्व नापते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं। अब हमसे क्वेश्चन जो पूछा गया था हम बता ले जाएंगे बड़े आसानी से। आर्द्रता किससे मापते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाइग्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हाइग्रोमीटर। उम्मीद करता हूँ चीज़ों को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कई बार दोस्तों इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, हम पहचान नहीं पाते हैं किससे किससे मिलकर बनता है। तो आज ये दोनों चीज़ों को हम क्लियर कर देंगे, कभी नहीं भूलेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 9 कई बार पूछा है, कांसा किन धातुओं से मिलकर बना है? तांबा जस्ता, तांबा टिन, टिन और जस्ता, लोहा और जस्ता। एक कांसा और एक पीतल, ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तांबा किससे मिलकर बनता है और पीतल किससे मिलकर बनता है? ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो कांसा किससे मिलकर बनता है? तांबा और टिन। तांबा और टिन से बनता है कांसा, और तांबा व जिंक, तांबा और जिंक से दोस्तों मिलकर बनता है पीतल। ये दोनों बातें याद रखें दोस्तों, एक नहीं का आपको जरूर एग्जाम में ट्रेंड करेगा कि कांसा किससे बनता है? तो तांबा और टिन से बनता है कांसा, और पीतल किससे बनता है? तो तांबा और जिंक से बनता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्या है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10 है, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? क्या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, लुईस पास्चर ने, या इनमें से कोई नहीं? लुई पास्चर ने दोस्तों क्या खोजा है? जो रेबीज का टीका होता है, जो रेबीज का टीका होता है, इसको खोजा है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये कुत्ता जो काट लेता है, रेबीज का टीका की खोज की थी इन्होंने। एडवर्ड जेनर ने क्या खोजा था दोस्तों? इन्होंने चेचक का टीका, जो चेचक का टीका होता है ये इन्होंने खोजा था, तो ये भी नहीं है। पेंसिलिन की खोज पूछा गया तो एलेक्जेंडर इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेंगे और ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक नंबर जरूर टेन करता है चारों विकल्प से। बताते हैं कैसे। कोशिका में कोशिका की जो आत्महत्या थैली होती है किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी काय। माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा? पावर हाउस। पूछा जाएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? आप याद रखना ये वाला क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ कई ना कई एग्जामों में ट्रेंड किया है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को
कोशिका की आत्महत्या थैली लाइसोसोम को। राइबोसोम कोशिका की जो अगर पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है तुमको। अगर पूछा जाए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया मतलब पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस। हमसे पूछा गया था आत्महत्या थैली, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कोशिका का ऊर्जा केंद्र, ऊर्जा मतलब होती है पावर मतलब शक्ति, क्या न्यूक्लियस, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी मैंने बताया था ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। लाइसोसोम दोस्तों क्या है, अभी हाल बताया था, आत्महत्या थैली। राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन की फैक्ट्री। तो अपना सही उत्तर होगा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। थोड़ा गला सही नहीं है दोस्तों। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किडनी की कार्यात्मक इकाई क्या है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है किडनी की इकाई क्या है, क्या न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, एक्सॉन है या धमनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, इसका सही उत्तर बताएं दोस्तों क्या होगा। किडनी जो होती है इसकी जो इकाई होती है वो दोस्तों नेफ्रॉन होती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ये न्यूरॉन किसकी है, तो ये तंत्रिका तंत्र की है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो क्या है, तंत्रिका तंत्र। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं, नोट डाउन करें इनको। तंत्रिका तंत्र की जो इकाई है वो न्यूरॉन है और गुर्दे मतलब किडनी की इकाई नेफ्रॉन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है एवोग्रादो की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 6.222 इंटू 10⁻23। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। जो लाल ग्रह है ये किस ग्रह को कहा जाता है, जैसे अपने पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। शुक्र, बुध, मंगल और बृहस्पति। लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल को कहते हैं। कैसे याद रखेंगे इसको समझ लेते हैं। मंगलवार को हम जाते हैं हनुमान जी के मंदिर पर, लाल ही लाल होता है वहाँ, तिलक लगाया जाता है लाल, पूरा हर चीज़ लाल होती है। तो लाल की बात करता है कौन, मंगल ग्रह लाल की बात करता है, लाल ही ग्रह है। किसकी अधिकता से है, लौह ऑक्साइड के कारण है। बुध की बात करते हैं हम तो अपना उत्तर सो दोस्तों ये हो जाएगा। और मंगल ग्रह से एक दो और पॉइंट है कि इसके दो उपग्रह हैं, डीमोस और फोबोस। अगर पूछा जाए सबसे छोटा कौन है तो फोबोस है। शुक्र अगर बात कर लेते हैं सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछे जाए तो शुक्र है। शुक्र को पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा, भोर का तारा, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, सुंदरता की देवी, बहुत सारे उपनामों से जाना जाता है। बुध क्या है, इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। सौर मंडल का मतलब सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह माना जाता है। बृहस्पति क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है, ज्ञानीमेड इसका उपाग्रह है ना। और अगर बात कर लेते हैं कि वर्तमान में किस ग्रह के जो उपग्रह हैं सर्वाधिक हैं, तो पहले इसके शायद 62 थे, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए किसके उपग्रह ज़्यादा हैं तो शनि के हैं। शनि के कितने हैं दोस्तों, 82। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या शनि के ज़्यादा हैं या फिर बृहस्पति के, तो इसकी कम हो गए, 82 ज़्यादा होता है। तो अगर वर्तमान में पूछा जाता है कि वर्तमान में सौर मंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं, तो शनि के हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, फिलहाल इतना पर्याप्त है। कह रहा है कि ऑपरेशन फ्लड किस कार्य से संबंधित है, क्या बाढ़ से, दूध से, गेहूं से, जल से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो ये वर्गीज कुरियन से इसके जनक थे और ये दूध क्रांति से संबंधित है। क्रांतियों से दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन बनता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, दूध क्रांतियों से। गेहूं से दोस्तों हरित क्रांति संबंधित थी। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन इनके जनक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, क्या सतपुड़ा है, अरावली है, नीलगिरी है या हिमालय है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या कह रहा है। तो अगर पूछा जाए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, तो ये अरावली है। अब पूछिए अरावली कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान का हिस्सा है। और अगर पूछा जाता है कि इस अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। गुरु
शिखर है। और ये गुरु शिखर है कहाँ दोस्तों? ये है तुम्हारी माउंट आबू सिरोही में। माउंट माउंट आबू सिरोही, ये सिरोही राजस्थान में ही पड़ता है। सिरोही एक जगह है माउंट आबू के पास। एक गुरु शिखर सबसे ऊंचा मतलब पर्वत है। किसका पर्वत है ये जो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत का ये सबसे ऊंचा पर्वत है गुरु शिखर। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर इसकी लंबाई भी पूछता है तो 1722 किलोमीटर, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों। फिलहाल इतना पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया? दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर ट्रेंड करता है एग्जाम में। किन से? दादा भाई नौरोजी से। हर बार ये मतलब कोई भी एग्जाम है अगर आधुनिक भारत डालता है तो यहाँ से मतलब क्वेश्चन बनने की जो संभावना है वो प्रबल हो जाती है। राष्ट्रीय आय, दादा भाई नौरोजी, इन्हें ग्रैंडमैन कहा जाता है, ओल्ड मैन, और इन्हें वयोवृद्ध नेता की भी संज्ञा दी जाती है। और इनकी एक पुस्तक भी कई बार पूछी गई है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और इन्होंने ही राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। और इनका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? ठीक है, धन निष्कासन, कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का आकलन, वयोवृद्ध नेता, ग्रैंडमैन ऑफ इंडिया, ये बहुत सारी चीज़ें। और इसकी पुस्तक भी पूछी जाती है, अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये इनसे क्वेश्चन थे जिसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? पहले तो यही बता दें कि ये नूरजहां कौन थे, कहाँ की थी, और इन्होंने जहांगीर से कहाँ शादी की। समझ लेते हैं इन पे थोड़ी सी चर्चा। नूरजहां एक कंधार था, कंधार। और ये कंधार कहाँ पड़ता था दोस्तों? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में ये कंधार था दोस्तों। यहीं पे इनके पिता का नाम भी पूछा जाता है, मिर्जा गयास बेग। मिर्जा मिर्जा गयास बेग। और इनकी मम्मी का भी नाम पूछा जाता है। तो इनकी जो मम्मी का नाम था वो था अस्मत बेगम, अस्मत बानो बेगम। और इन्हीं अस्मत बानो बेगम से एक क्वेश्चन बहुत ही टेन कर किया जाता है कि जो अस्मत बानो बेगम थी इन्होंने ही इत्र निकालने की विधि खोजी थी। कई बार पूछा गया है इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी, तो अस्मत बानो बेगम ने। ये नूरजहां की मम्मी थी, अम्मी जान थी। और इत्र नगरी किसे कहा जाता है, तो कन्नौज को कहा जाता है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ये नूरजहां, अस्मत बानो बेगम इनकी अम्मी जान, और इनके अब्बा जान कौन थे? मिर्जा गयास बेग थे। और ये कहाँ जन्मी थी? कंधार अफगानिस्तान में जन्मी थी। और इनकी शादी किससे होती है, तो शेख अली कुली से शादी होती है। और जब ये अली कुली एक्सपायर हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं मतलब, है ना, तो ये आगरा आ जाती हैं, रहने लगती हैं। इसके बाद नूरजहाँ, तो अब ये जहांगीर से मिलती हैं नौरोज़ त्यौहार में। और यहीं पे इनकी सुंदरता में मोहित हो जाता है जहांगीर। ये बहुत ही सुंदर थी कहा जाता है। और इनसे ये शादी कर लेता है आगरा में, नौरोज़ त्यौहार में ये मिलती हैं। तो इतना पर्याप्त था। तो ये जहांगीर की पत्नी थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्या 1967 में, 1969 में, 1968 में, या 1971 में? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बेहद ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगाएं इसको। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 19 जुलाई 1969। कई बार ये पूरी डेट भी पूछी जाती है, 19 जुलाई 1969। ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। पुनः दोस्तों 6 बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण किया। कब किया गया? 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980 को दोबारा से 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे आप। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 19 जुलाई 1969 का होता है। ये कई बार पूछा गया है 14 बैंकों का।
6 बैंकों का दोबारा से होता है, कब होता है? 15 अप्रैल 1980 को। तो याद रखेंगे इतनी सारी चीज़ें और इसका सही उत्तर होगा 1969। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है आनुवंशिकता का जनक किसे माना जाता है? क्या जॉन मेंडल को, वॉटसन को टे ब्रीज को? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? क्या यकृत को, मस्तिष्क को, प्लीहा को या हृदय को? आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो दोस्तों प्लीहा, स्प्लीन को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है मोनाटाइज बालू, जो मोनाटाइज बालू है कौन सा खनिज पाया जाता है? पोटेशियम, यूरेनियम, सोडियम, थोरियम? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थोरियम। अब यहाँ से मैं 4 से 5, 5 से 6 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जो मोनाटाइज बालू है ना, ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो ये केरल में पाई जाती है। अब केरल से दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि केरल किसके लिए जाना जाता है? तो ये जैव विविधता के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? जैव विविधता के लिए जाना जाता है। अगर बात कर लें जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मई को जैव विविधता मनाते हैं। अगर पूछा जाता है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, शांत घाटी कहाँ स्थित है, तो ये केरल में ही है। शांत घाटी किसके लिए जानी जाती है? जैव विविधता के लिए जानी जाती है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। केरल और किसके लिए जाना जाता है? केरल में नारियल की खेती होती है, इसलिए इसे नारियल के लिए फेमस है। इसमें 3 झीलें हैं, 3 नदियां हैं। कौन कौन सी? जैसे अष्टमुडी झील, पेरियार झील और वेमनाड झील। 3 झीलें हैं। इतनी सारी चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों केरल से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं और इसका सही उत्तर होगा दोस्तों थोरियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? बहुत ही दर्दनाक घटना थी दोस्तों ये MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, इसे हम बोलते हैं MIC, है ना, मतलब शॉर्ट फॉर्म है MIC। ये 2 से 3 दिसंबर 1984 को, कहीं कहीं पेपर में 2 होता है या 3 होता है, तो कंफ्यूज नहीं हो, जो भी हो टिक कर देना। 2 दिसंबर 1984 को ये घटना घटती है दोस्तों भोपाल में। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हो जाता है, किस कंपनी में होता है? ये भी कई बार पूछी गई है। तो यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड कंपनी है, इसमें इसका मतलब रिसाव हो जाता है। किसका रिसाव होता है? मिथाइल आइसोसाइनेट का। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है ये इस सेशन का दोस्तों लास्ट प्रश्न है। जिस साथियों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल, आंधी, वर्षा किस मंडल में घटती हैं? क्षोभ मंडल, अयन मंडल, समताप मंडल, बहिर मंडल? सभी मौसमी घटनाएं आप सभी कर ले गए होंगे, क्षोभ मंडल में घटती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? उड़ाने वाले गुब्बारे, बैलून और वायुयान के लिए अच्छा स्थान होता है। अयन मंडल क्या होता है दोस्तों? सैटेलाइट वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। बाहर मंडल अ, मतलब सबसे अंतिम इसको माना जाता है। तो इतना पर्याप्त था दोस्तों, इस सेशन का लास्ट प्रश्न था दोस्तों। प्लीज़ अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।